अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10th की हमें लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर 4 है साउंड, उसको हम स्टडी कर रहे थे जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर डिलीवर कर लिए हैं और आज हमारा थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड। साउंड चूंकि मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव के अंदर ये अपनी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर वेव्स के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वेव है उसकी 2 तरह की नेचर है, एक है नंबर ट्रांसवर्स वेव और नंबर 2 क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो साउंड है चूंकि ये मैकेनिकल वेव है तो ये अपनी जो नेचर है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखती है। तो आइए ये किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर वेव रखती है, क्योंकि इसके अंदर मीडियम के अंदर जो कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बनते हैं, दैट्स वाई ये क्या रखती है लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखती है। क्योंकि जब मीडियम के पार्टिकल्स है वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं, तो जब वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, तो बैक एंड फोर्थ करने की वजह से वाइब्रेट करने की वजह से उनके अंदर कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बनेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साउंड है उनकी जो कौन सी नेचर बनती है प्रोपगेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड आपकी किताब के अंदर ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसको मतलब कि खासन कोई अच्छा मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस के अंदर आप लोगों को नहीं गाइड किया गया। तो मैंने जो पिछली पुरानी किताब है ओल्ड बुक है फिजिक्स की 10th क्लास की, उसका एक टॉपिक है उसका भी यही टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड। तो मैंने वहां से एक्टिविटी ऐड करके एक्सपेरिमेंट ऐड करके आपके इस टॉपिक के अंदर ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ हो। लेकिन आप लोगों ने बोर्ड के अंदर जस्ट आप लोगों की जो किताब का ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ तक, ये आप लोगों ने यहाँ तक नोट करना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने जहां पर दिया हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट यूनिफॉर्म वाला ये नहीं लिखना क्योंकि ये आपकी किताब का हिस्सा नहीं है। तो ये मैंने पिछली पुरानी किताब से लिया। तो आइए बगैर हम किसी डिले के हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपकी किताब के अंदर उसने क्या कहा हुआ है, कहता है कि टाई अ स्लिंकी स्प्रिंग एट द वन एंड एंड पुश एंड पुल एट द अदर। ये मेरे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, इसको आपने एक एंड से फिक्स कर देना, टाई बांध देना है, दूसरे एंड से आपने इसको बैक एंड फोर्थ पुश एंड पुल कर। यू विल सी द सम पार्ट वेयर द कॉइल्स कम क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें जो स्लिंकी स्प्रिंग है उनके जो लूप्स है कोइल्स है वो एक दूसरे के करीब होंगे, उनको हम क्या कहते हैं कंप्रेशन। और आप यहाँ पर ऐसे भी देखेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंप्रेशन है, और ऐसा ऐसा भी देखेंगे जहां पर जो लूप्स हैं वो क्या होंगे कोइल्स होंगी, वो एक दूसरे से दूर होंगी, स्पेस अपार्ट होंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं रेयरफैक्शन कहते हैं। दिस शोज दैट साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे उसने कहा कि ये बात इस बात को शो करती है कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ट्रैवल करती है। तो सर हमें नहीं समझ आई कि कैसे जो साउंड है, अब हमने तो स्प्रिंग को वाइब्रेट करवाया तो इसके अंदर साउंड का कहाँ से आ गया। तो आइए इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है ये कोई इतना अच्छा खासा नहीं है बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लिक करने के लिए, तो इस वजह से फिर मैंने जो पिछली पुरानी किताब है उसका ये टॉपिक ऐड किया। लेकिन आप लोगों ने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से लिखना और ये डायग्राम भी आप लोगों ने बनाने। आइए मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखती है। अब यहाँ पर देखें, प्रोग्रेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग एज शोन फिगर। अगर मेरे पास फिगर के अंदर ये जो मैंने आपको रेड लाइन शो हो रही है ना वर्टिकल लाइन, इसके अंदर ये जो हवा के एयर मॉलिक्यूल्स है ये उनकी एक लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, इस तरह ये हवा के मॉलिक्यूल्स की क्या है लेयर है। और अभी हवा के मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्म स्टेट में है, उनकी डेंसिटी इक्वल है, यानी कि वो वाइब्रेट नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने इतना इतना हिस्सा लिया जिसके अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर और दूसरी लेयर तीसरी लेयर, इस तरीके से उनकी डेंसिटी क्या है इक्वल। बिफोर वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिफॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द यूनिफॉर्क। और साथ क्या है कि ट्यूनिफॉर्क है और वो ट्यूनिफॉर्क अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा। कहता है कि व्हेन द राइट prong ऑफ द ट्यूनिफॉर्क मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू बी। अगर फर्ज करिए ट्यूनिफॉर्क है, इसका ये जो राइट साइड वाला जो ट्यूनिक prong है ये ओ से वाइब्रेट करते हुए जाएगा, मूव करेगा किसकी तरफ पॉइंट या पोजीशन बी तक। ये क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये वाइब्रेट करेगा
तो ये साथ वाली लेयर के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और साथ वाली लेयर है वो क्या करेगी, अपनी जो राइट साइड पे जो लेयर है उसके साथ स्ट्राइक करेगी। इस तरीके से वो इसका क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ हिस्से के अंदर आपके पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कंप्रेशन। कहता है कि व्हेन राइट prong of the tube move from mean position O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of the air molecules and produce a compression। तो ये आपके पास साथ वाली लेयर के साथ ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और इसी तरह से क्या प्रोड्यूस होगा, कंप्रेशन। दिस कंप्रेस एयर लेयर इन द टर्न कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और ये साथ वाली लेयर अपने साथ वाले के साथ टकराएगी, वो उसके साथ वाले के साथ टकराएगी, इस तरीके से कुछ हिस्से तक आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कंप्रेशन। अब मूवमेंट लेटर कुछ देर बाद prong begin to move from B toward the A। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो prong है ये अपनी पोजीशन B से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, A। तो अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन एक तरफ जाएगा। जब ये एक तरफ जाएगा तो आप इस साइड पे ये जो prong है, राइट साइड वाला जो prong है, इस साइड पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर लो हो जाएगा। जब प्रेशर लो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगी, रेफ्लेक्शन, और ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये एयर मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है वो आपके पास मूव करते हुए आगे ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से कहता है नो प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीज एंड रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस। यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम। दिस रिफ्लेक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट इट टू एंड सो ऑन as the tuning fork move back and forth rapidly, a series of compression reflection are created in the air. In this way sound wave propagate through the air। तो इस तरीके से हवा है उसके अंदर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बन रहे हैं, किसकी वजह से, साउंड की वजह से। ये एक्चुअली ये जो आपके पास ट्यूनिंग फोक है, ये बात हम पिछले पढ़ चुके हैं कि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। और वो जो साउंड है वो किसके अंदर पास कर रही है, एयर के अंदर। तो एयर के अंदर क्या बन रहे हैं, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन। एयर के अंदर क्या बन रहे हैं, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन। उसका मतलब है कि जो साउंड है वो मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बनाती है। क्या बनाती है, तो साउंड की भी जो नेचर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर है। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ साउंड। अब एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है और वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। ये बात आप लोगों को ज्यादा क्लियर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट मीडियम। जैसे कि गैस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है या एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। और जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर गैस के मुकाबले में जो आवाज की जो स्पीड है वो 5 गुना ज्यादा होगी, और सॉलिड के अंदर आवाज की जो स्पीड है वो 15 गुना ज्यादा होगी गैस के मुकाबले में। जैसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, कहता है कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द टाइप ऑफ मीडियम, इट मूव्स 5 टाइम्स फास्टर इन लिक्विड एंड 50 टाइम्स फास्टर इन द देन इन गैस। जैसे अगर यहाँ पर डायग्राम पे देखें 21 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अंदर, एयर के अंदर जो आवाज की स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकंड है, लेकिन लिक्विड के अंदर 1480 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि 343 का अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम बनता है। और इस तरह सॉलिड के अंदर यानी कि आयरन के अंदर जो आवाज की स्पीड है वो 5130 मीटर पर सेकंड बनती है, जो कि गैस के मुकाबले में, एयर के मुकाबले में 343 का 15 टाइम्स बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये था आपके पास स्पीड ऑफ साउंड। और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम डिफरेंट है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगली बात ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रेशर, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, ये वो फैक्टर्स है जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या करती है, डिपेंड करती है। और याद रखिएगा जो ये वो फैक्टर्स है जो आगे आप लोग बड़ी क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी किताब ने जस्ट इनको, इनके नाम बताए हैं। और टेम्परेचर है, इसको आप लोग याद रखना है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बाकी इसके ये जो की पॉइंट्स है ये वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।